अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है। स्थान है नोएडा, जहां पर आने वाले वक्त में और बल्कि मैं कहता हूं इसी सप्ताह एक महामुकाबला होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार हो रहा है और चुनाव का श्री गणेश हो गया है। स्थान है नोएडा और आमने सामने है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। डेट है 28 मार्च और दूसरी डेट है 29 मार्च। क्या ये चुनाव का श्री गणेश है? आज डिबेट इसी विषय पर। बहनों भाइयों, आखिरकार जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का वक्त आ गया। 28 मार्च को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। एनसीआर के क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ी घटना है। जेवर एयरपोर्ट से न सिर्फ नोएडा को बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ मिलने वाला है और ये फुल कैरियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देगा, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देगा। बहुत वर्षों से इसके सपने देखे गए पर अब ये सपने के पूरा होने का वक्त आ गया। बहनों भाइयों, जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, इसमें एक या दो नहीं बल्कि 5-5 रनवे बनेंगे। इसके अभी तो एक रनवे बना है, 4 और बनने हैं और आने वाले वक्त में ये बहुत मिलियंस पैसेंजर्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, जहां इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के पास अपनी होगी। यूपी का एक विशालतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो बात हुई एयरपोर्ट की। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए ही, उद्घाटन के जरिए ही बीजेपी चुनाव का आगाज कर रही है। इत्तेफाक देखिए कि उसके ठीक अगले दिन यानी 29 मार्च को नोएडा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी एक बड़ी सभा है, जिसकी तैयारी तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने से चल रही है। अब ये इत्तेफाक है कि उनकी 29 तारीख को है और इनके उद्घाटन की डेट लग गई 28, तो यानी 2 दिन नोएडा में बड़ा पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड रेडी होगा। संदेश क्या जाएगा और इन दोनों ने ये डेट क्यों चुनी हुई है? बहनों भाइयों, 29 को अखिलेश यादव की रैली है, तो जाहिर सी बात है एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को उद्घाटन कर रहे हैं इसका। विकास के जिन वादों का और दावों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती आई है, उनके पूरा होने का और उनको जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का वक्त है। तो जेवर एयरपोर्ट से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है? तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसे जनता को समर्पित करेंगे और उत्तर प्रदेश को में जो विकास के कार्यक्रमों के बारे में एक ऑथेंटिक तरीके से उसे प्रस्तुत करेंगे कि ये हमने तैयार करके प्रस्तुत किया है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के आगाज का ये एक पहला चरण होगा। अब पिछले 1.5 महीने से जो समाजवादी पार्टी की तैयारी चल रही है, दरअसल नोएडा से जब भी चुनाव का प्रचार अखिलेश यादव ने किया, उनको उसकी बड़ी राजनीतिक सफलता मिली। नोएडा के साथ तो कुछ टोटके भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन टोटकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। लेकिन एक टोटका यह भी है कि जो वहां से प्रचार की शुरुआत करता है, चुनाव की शुरुआत करता है, वो जीतता है। तो अखिलेश यादव की शुरुआत हो रही है 29 मार्च से, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो वहां सभा कर रहे हैं, उसको भी तो माना जाना चाहिए। तो जवाब है हाँ। तो क्या नोएडा इस बड़े पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड के लिए रेडी है और समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, उनके इशूज़ क्या हैं और जेवर एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी क्या संदेश दे रही? आज चर्चा इसी विषय की। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। जेवर में इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन होने वाला है। ये भारत का कार्गो का सबसे बड़ा और लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। हम लोगों ने जेवर में एमआरओ की भी एक नई फैसिलिटी हमने दी है, जो भारत के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का। नोएडा तो हमेशा से हब रहा है बहुत सारी चीज़ों का। अब यह है कि मुख्यमंत्री का विदाई समारोह होगा, अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनकर आने का स्वागत होगा। नोएडा तो बनाया ही कांग्रेस ने है, ठीक है। एक सैटेलाइट टाउन बनाया उन्होंने राजधानी के समीप, जिससे कि राजधानी के ऊपर वजन कम हो। अंधविश्वास है कि हट जाता है या हट जाता है, परिस्थितियाँ कुछ होती होंगी, हट गया होगा तो, लेकिन ये अंधविश्वास का राजनीति में कोई स्थान नहीं है।
वैसे किशोरी लाल बात तो ठीक कर रहे हैं कि अंधविश्वास का राजनीति में जगह नहीं, और वो ये भी कहते हैं कि नोएडा तो बनाया कांग्रेस ने, लेकिन उसमें एक ये भी सच्चाई है कि उसके बाद कांग्रेस मिट भी गई उत्तर प्रदेश में, मतलब बहुत सीमित हो गई, काफ़ी कम संख्या में आई है। ये भी नोएडा की एक सच्चाई है। तो नोएडा एक अबूझ पहेली है, जो समझ ले तो बहुत आसान, और जो ना समझे वो हमारी तरह दूर रहे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अखिलेश यादव की रैली के इंचार्ज। प्रियंका गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजय चौधरी जी, ये आप अखिलेश यादव की रैली 1.5-2 महीने पहले अनाउंस हुई थी, आपने एक दिन पहले क्यों रखी उद्घाटन की तिथि? ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी विकास के नित्य नूतन आयामों को उद्घाटित कर रही है। अगर आपको ये प्रस्तावित कार्यक्रम नज़र आ रहा है तो पिछले महीने की 22 तारीख को मेरठ के अंदर नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ के मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया, जिससे मेरठ और नई दिल्ली की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में होने का एक सफल प्रयास हुआ। वो ज़मीन पर उतरा, बहुत दिनों का देखा हुआ सपना था। तो और उसी के बाद ये जो जेवर कॉरिडोर का है, कई सरकारों ने जिसका सपना देखा है वो हो रहा है। और इसके बाद मुझको लगता है कि हर महीने आप देखेंगे कि इस प्रकार के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-1.25 महीने के बाद हम गंगा जो एक्सप्रेस हाईवे है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद इसी क्षेत्र के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो वो था वो ज़मीन पर उतरने वाली है। ये एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, और इसमें न केवल यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो विभाग हैं वो स्पोर्ट्स के अलग अलग विभागों के होंगे, बहुत बड़ा इसका स्टेडियम होगा, और उसके माध्यम से इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कायाकल्प है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सपना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इस नोएडा से लेकर और वेस्टर्न यूपी जो क्राइम का एक गढ़ था, जो उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था के नज़रिए से देखा जाता था, पूरे के पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विकास के नित्य नूतन आयामों को स्थापित कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन विकास के कार्यक्रमों को करते हुए हम समर्पित कर रहे हैं। ये जेवर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा जो है आप जितना गिना रहे हैं ये सब तो पश्चिम के लिए गिना रहे हैं, ये सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, ईस्ट यूपी, इनके लिए भी कुछ है? ब्रजेश भाई चलिए, आपने सिर्फ सब पश्चिम के लिए? आपने शुरू तो किया, लेकिन ये गंगा एक्सप्रेस निकल कर जाएगा कहां? और अभी हम एक बहुत बड़ी योजना शुरू करने वाले हैं। हमने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक धार्मिक स्थल को 1 करोड़ से लेकर 9 करोड़ रुपए तक दिया है, जिससे उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ इन जो धार्मिक स्थल हैं इनके कायाकल्प होगा, और एक साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये कहते हैं कि ब्रजेश जी हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। ब्रजेश भाई, और मैं आपका डिबेट में माल्यार्पण करके सम्मान करता है। ब्रजेश भाई, आप निश्चित रूप से हमारा माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की सीट्स कितनी थी? 3000 से भी कम थी। आज 14,000 की सीट एमबीबीएस की उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये बदले हुए 9 करोड़ धार्मिक विकास को दे रहे हो, ये 9 करोड़ मैं कहता हूं हॉस्पिटल्स को दे। हॉस्पिटल्स को दिया है, उनको भी दो। हॉस्पिटल बन के तैयार हो गए हैं। अगर 14,000 एमबीबीएस की सीट्स हो गई हैं तो ये उत्तर प्रदेश के बदलाव की कहानी लिख रहा है ब्रजेश भाई। अस्पताल ब्रजेश भाई अस्पताल कब चल पाएंगे? अस्पताल तो तब चल पाएंगे जब डॉक्टर्स होंगे। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स थे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास नंबर बहुत कम थे। और डॉक्टर होंगे कैसे? जब वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। हमने आज से बनाना शुरू करेंगे तो हॉस्पिटल 4-5 साल में बनेगा। बिल्कुल, इधर एमबीबीएस भी तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि 9 साल में अगर आप ऐलान करिए कि हर विधानसभा में 9 साल में अगर भाटी जी का मुंह बंद करा दीजिए। 9 साल में अगर हमने 14,000 तक एमबीबीएस की सीट बनाई है तो ये बदलाव है। और उत्तर प्रदेश का विकास का पैमाना, मैंने कहा ना कि अगर वो लगभग 2,500 करोड़ से 3 लाख करोड़ तक का बजट जा रहा है, उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में बढ़ रहा है। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश अभी चुनाव आते आते, हम चुनाव की तैयारी 6 महीने पहले करते हैं और अभी लंबा समय है। निश्चित रूप से अगर आप उससे जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 22 फरवरी से जो मेरठ का जो कॉरिडोर हुआ, जिसमें मेरठ में मेट्रो बना
थैंक यू सर, उसी धन्यवाद के सर। आधार पर वो दिल्ली से Thank जुड़ा। इसको देखेंगे तो Thank you, इसकी तैयारी बहुत पहले से नजर आएगी। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। भाटी जी, ये इत्तेफाक है कि 28-29 की डेट टकरा गई या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? नहीं, ये सवाल तो, इस सवाल का जवाब तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो 29 तारीख की डेट पहले ही तय कर दी थी। उन्होंने ही एक दिन पहले अपना कार्यक्रम रखा है। लेकिन अभी जो बीजेपी के साथी पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव के समय में कितनी मेडिकल की सीट थी, वे ये भी बता दें साथ में कि उस समय मेडिकल की सीट की फीस क्या थी और आज फीस क्या है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या देश में कांग्रेस की सरकार थी, तो नीट पास किए हुए बच्चे 10-10 लाख में मेडिकल की पढ़ाई कर लेते थे, एमबीबीएस हो जाते थे। आज 1 करोड़ से नीचे मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गरीब ने तो सपना देखना भी छोड़ दिया कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाऊंगा। दूसरी बात, ब्रजेश जी, जो आप इन दोनों कार्यक्रमों की तुलना कर रहे हैं, दोनों रैलियों की, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। एक तो जो एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, इसमें जो किसान आज तक मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा है। उनकी जमीन सस्ते में लूट ली गई है, उन्हें कम मुआवजा देना पड़े, क्योंकि जो एक्ट आया था, भूमि अधिग्रहण एक्ट, उसमें प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना। तो किसानों को 4 गुना मुआवजा न देना पड़े, इसलिए बीजेपी की सरकार ने जो घोर गांव ग्रामीण क्षेत्र है, जहां आज भी धूल उड़ रही है, उन्हें शहर घोषित कर दिया है। तो वो मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। जो गांव उठाए गए हैं, उन गांवों को अभी पूरा मकानों को मुआवजा नहीं दिया गया। तीसरी बात, जो एक विकल्प दिया था इन्होंने कि या तो 5 लाख रुपए ले ले पर प्रति परिवार या नौकरी मिलेगी। तो जिन्होंने 5 लाख का विकल्प चुना उन्हें तो पैसे मिल गए, लेकिन जिन्होंने नौकरी का विकल्प चुना था वो बच्चे आज तक भटक रहे हैं। एक भी लड़के को इन्होंने नौकरी नहीं दी है एयरपोर्ट में, जबकि एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 तारीख को प्रधानमंत्री करने आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक और दावा करना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की और मुख्यमंत्री योगी जी की जो रैलियां होती हैं, उनमें सरकारी संसाधन झोंक दिए जाते हैं। सारे टीचर्स को, सारे पटवारियों को, सारे सेक्रेटरियों को, सारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को बस भरने की जिम्मेदारी दी जाती है और रोडवेज की बसें लगा दी जाती हैं। तो हो सकता है भीड़ तो ये जुटा लें, लेकिन उसके बाद भी मेरा दावा है कि भीड़ हमारी रैली में ज्यादा होगी। लेकिन मैं आज मुझे आपके चेहरे पे कुछ तनाव दिख रहा है कि बीजेपी की रैली 28 को है, उनका मुकाबला आप 29 को कैसे करेंगे? एक बार और, आपके चेहरे पे मुझे तनाव दिख रहा है। नहीं, मेरे चेहरे पर तनाव नहीं है, मेरे चेहरे पर थकान है। आप मेरा कुर्ता देखो, ये इसमें भी दाग लगे हुए हैं। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, अभी मैं इस समय अमरोहा में बैठा हूँ। मैंने सुबह से 6 मीटिंग की है, मैं गांव धूल फांक रहा हूँ। मेरे चेहरे पर थकान है, तनाव नहीं है। और मैं रात केवल 3 घंटे सोया हूँ। रात मेरी मेरठ में आखिरी मीटिंग 1 बजे खत्म हुई थी, तो ये तनाव नहीं है। भाई, प्राइम मिनिस्टर की रैली है, चीफ मिनिस्टर की रैली है, इतना बड़ा मेगा शो है, आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? मुझे लगता है इसी बात का तनाव आपको होगा, जिस कारण आप 3 घंटे सो रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा था, मैं वही मैं आखिर कर रहा हूँ। मैं दावा कर रहा हूँ कि आप अपना रिपोर्टर भेजना, जो प्रधानमंत्री की रैली में लोग आएंगे उनसे आप बात करना। वो किराए की भीड़ होगी, कई लोगों को तो पैसे दे कर लाया जाता है। हमारी रैली में 29 तारीख को आप अपने रिपोर्टर भेजना। हमने एक भी गाड़ी किराए की नहीं की है, लोग अपने वाहन लेके खुद पहुंचेंगे और जिम्मेदार लोग होंगे, समाज के जिम्मेदार लोग। अच्छा, एक और सवाल है इस राउंड का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस राउंड का ये सवाल है कि इस रैली के जरिए आप क्या चुनाव का आगाज कर रहे हैं, या नोएडा को टोटके के तौर पर एक पॉलिटिकल रैली के लिए आपकी पार्टी आप लोगों ने चुना है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तो बाद में ये ऐलान किया कि हम इस रैली से चुनाव का आगाज करेंगे। मैं तो इस रैली की तैयारी में 6 महीने से लगा हुआ था। मैं तो समाज के बीच में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा था, लोगों को राजनीतिक मुद्दे समझा रहा था। और मैंने 32 जिलों का दौरा किया, 100 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा किया। तो ये तो हमारा एक राजनीतिक अभियान है, और ये सही बात है कि ये 27 के चुनाव का आगाज है। बहुत शुक्रिया। मैं अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, ये आपके इलाके में ये समाजवादी पार्टी वाले, बीजेपी वाले एक से बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे, आरएलडी को भी चुनाव लड़ना है, आपकी भी कोई तैयारी है? देखिए ब्रजेश जी,
एनडीए की सरकार है, विकास की बात हो रही है, विकास के रास्ते पर सरकार चल रही है। इसमें आरएलडी भी उसमें शामिल है, एनडीए में ही आरएलडी भी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दूसरा कार्यक्रम इधर माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है। और अभी हमारे मित्र संजय चौधरी जी ने बताया कि अभी गंगा एक्सप्रेस वे है और भी योजनाएं हैं। तो सरकार का जो एजेंडा एक बार भी नाम नहीं लिया संजय चौधरी ने आपका, सबका साथ सबका, एक बार भी नाम नहीं लिया आपका। नहीं, नाम लेने की जब जहाँ जरूरत होगी वहाँ वो नाम भी लेंगे, नाम भी ले लेंगे। वहाँ यहाँ नाम लेने की कोई कौन सी जरूरत? मेरठ के कार्यक्रम में थे, मेरठ के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जहाँ पे नाम, आप मुझसे वादा कर लो कि जेवर में इनको बुलाओगे आप जयंत चौधरी को, मैं आपकी बात मान लूंगा चौधरी। नहीं रहेंगे, निश्चित आप कह दो हाँ इनवाइट है, निश्चित रूप से रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। इनविटेशन है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से रहेंगे वो। जयंत जी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, आगे की कतार में रहेंगे। बिल्कुल 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 बताइए दुबे जी। बिल्कुल रहेंगे भाई। नहीं, जो आयोजक हैं जब वो बुलाएंगे, सरकार का कार्यक्रम तो है। बिल्कुल, जब सब एनडीए में है तो जाएंगे ही। अभी आप कह रहे थे एनडीए, आप कह रहे हैं भैया वो आयोजक हैं, बुलाएंगे तो चले। नहीं, आयोजक तो है ही है भाई, मंत्रालय। एक बात पे रहो भाई ना। नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो, सरकार का कार्यक्रम है, आयोजक तो सरकार हुई, मंत्रालय हुआ। तो जब वो जिसको भी बुलाएंगे, माननीय जैन जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के रहते हैं। लगभग जहां अगर वो उपलब्ध हैं, वो रहते हैं तो जाते हैं। और हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे लोग सभा में जाएंगे। फिक्र है कि आप खुद कुछ क्यों नहीं करते हो? क्या? अभी तो कोई कार्यक्रम करो, अरे हर भाई, बार किसी की पीठ पे ही क्यों लद लेते हो? पूरे देश में हमारे पास, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के पास कौशल विकास मंत्रालय है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में रोजगार के मेले लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? वो कार्यक्रम नहीं आपको दिखाई पड़ता। आपको तो बस वो बाल में खाल निकालने की आदत है कि हम कौन सी कमी पकड़ लें। माइक सीधा कर दो। आपको तो मुझे क्यों चिंता जबरदस्ती है हो? आपकी कि मैं चाहता हूं कि आप भाटी जी का और संजय चौधरी नहीं, का नहीं, आप- मुंह बंद करा दो। ब्रजेश जी, इतनी बड़ी रैली जयंत चौधरी कर दें, आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर रहे हो। अरे वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी जी की हर सभा में इससे बड़ी होती है। कहाँ होती वहां है? पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सभा में हर जगह भीड़ होती भैया हम तो नहीं देखे है। आज नहीं, तक। आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो दिखाओ कहाँ भेजना है। नहीं, अब आपको हम आप दिखा मुझे दिया बता करें। दो, वहीं कैमरा लगा नहीं दूंगा। नहीं, कैमरा आपका लगता है, आप कहना नहीं चाह रहे हो। हम उनकी कहाँ सभाओं किए हो में, भैया? उनकी सभाओं में हर जगह भीड़ होती है। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में देश में किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं जो किसानों की बात अच्छा करते ये हैं। बताओ, अखिलेश यादव का ये कार्यक्रम लग गया नोएडा में, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? नहीं, वो उनकी पार्टी है, वो क्या कर रहे हैं? अपनी पार्टी सभी लोग चला रहे हैं, अपनी पार्टी वो चला रहे हैं, वो अलग बात है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार विकास पे काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। आपसे ज्यादा भीड़ करके दिखाएंगे? नहीं, भीड़ वो क्या करके दिखाएंगे? वो तो कितनी, जब 6 महीने से लग रहे हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा तैयारी होती है। अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब आज इस डिबेट में ऐलान करके जाओ कि समाजवादी पार्टी को आरएलडी मुंहतोड़ जवाब देगी, उससे बड़ी रैली का। अरे भाई, वो अपना उनको कार्यक्रम कर रहे हैं, करने दो, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे हम करो, चुनाव आ गया है। नहीं, चुनाव में जहां मुझे फिक्र है आपकी जब आप फिक्र मत करो, हम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो, मतलब कोई इतनी सद्भावना को भी बुरा नहीं, मानता है? आप मेरी सद्भावना को आप बुरा मानते हैं? नहीं, आप अपनी मत मानो बुरा। आपकी सद्भावना के लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे साथ वहाँ की जनता है, वो कोई रैली करे, सभा करे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी का ही नहीं, मैं चाहता हूँ इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दो। आप क्यों नहीं दे रहे हो? जनता खुद जवाब दे देगी ब्रजेश जी, हमको आपको, हमारे साथ जनता है वहाँ। भाई, मतलब इतना की बात तो बनता है। नहीं बहुत नहीं, शुक्रिया आपका। आप उसमें बहुत वो मत होइए, आपकी शुभेच्छा के लिए ठीक है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता को मैं इनवाइट करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत। ये समाजवादी पार्टी तो सारी ज़मीन कब्जा किए ले रही है, आपके पास तो कुछ भी नहीं बच रहा है। अब तो जो नोएडा आपने बनाया, जिसका दावा किशोरी लाल जी कर रहे थे, वहाँ देख रहे हो कितनी बड़ी रैली कर रहे हैं। कुछ छोड़ेंगे ये आपके लिए? देखिए, चुनाव है तो रैलियाँ तो होंगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, आज जिस एयरपोर्ट की चमक आप दिखा रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट, उसके पीछे 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो बंद हो गए हैं। और जो सैकड़ों करोड़ रुपया जो जनता का लगा हुआ है, वो बट्टे खाते में चला गया है। अब इनसे पूछिए कि किसकी सोच समझ थी जो एयरपोर्ट बनाते चले गए, चाहे वो अलीगढ़ हो, आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो, श्रावस्ती हो, कुशीनगर हो। और सिर्फ यही नहीं, अभी इन्होंने एक कैपिंग लगी हुई थी कि 18,000 रुपये से ज़्यादा आप डोमेस्टिक जो है किराया नहीं ले सकते। आज अभी उन्होंने वो कैपिंग भी हटा दी। अब जितना चाहे लूटो, लूटने की छूट दी है एयरलाइंस को। ये हालत है भाई। एक एयरपोर्ट बन रहा है, आपको खुशी नहीं हो रही है? अरे 6 बर्बाद हो गए, इसकी दुख कौन मनाएगा? ये किसका जनता का पैसा है? फिर आप अस्पतालों में जो है, अभी बात कर रहे थे कि ये जो हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। अरे भाई, सीट बढ़ाने से क्या होगा जब अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्ट्रेचर नहीं, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है?
लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप अस्पतालों के नाम पर लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। आप गैस सिलेंडर, आज कानपुर में एक हार्ट अटैक पड़ा, उससे पहले एक और व्यक्ति 66 वर्ष की उम्र के थे, उनकी डेथ हुई। गैस सिलेंडर की हालत ये कर दी है कि लोग लाइन में लगे लगे सुबह से शाम तक भूखे प्यासे चिल्ला रहे हैं, और आप लगातार कहते चले आए। चुनाव आ गया है, अरे भाई चुनाव आ गया तो चुनाव में आप दीजिए ना। आप तो कह रहे थे होली दिवाली आपको सिलेंडर देंगे। इतना आप अधीर क्यों हो रही हैं? मैं कह रहा हूँ चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को लड़ना है कि नहीं लड़ना यूपी में? तो कुछ काम हम करोगे, कुछ रैली करोगे, कार्यक्रम करोगे, ये लोग सब किए ले रहे हैं। आप और दुबे जी पिछड़ते जा रहे हो, मैं फिक्र ना करूं तो कौन करेगा? 13 मार्च को हमने ये भी नहीं कर रहे हैं रैली। 13 मार्च को हमने या आप भी समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार हैं कि सोच रहे हैं उनके साथ पार कहां से आप ले आई? नहीं सुनिए, दुबे जी को कहां उसमें? दुबे जी के कार्यक्रम सब चल रहे हैं लगातार, सुनिए, हमारे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। किसानों के लिए बोलेंगे, बाकी सबके लिए बोलेंगे। यहाँ चिंता करो तो लोग गुस्सा ना कर रहे हैं। मनरेगा पे बोलेंगे, ना किसान पे बोलेंगे, ना जो है ट्रेड पे जो ट्रेड आया है उस पे बोलेंगे, जो ट्रेड टैक्स आया है किसानों के लिए हानिकारक है उस पर नहीं बोलेंगे। खैर जाने दीजिए। पर दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से 13 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान सम्मेलन करके इस बात का आगाज कर दिया है कि किस तरीके से इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी, और उसके साथ में मैडम ऐसा लगता है कि इस पूरे गठबंधन में आपकी पार्टी एक लाइबिलिटी है समाजवादी पार्टी पे। अरे देखिए, आप ही कहते रहे थोड़ी ना हो जाएगा। तो एक रैली करके चुप करा दो मुझे। अरे बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 5 उससे राज्यों में इनसे बड़ी चुनाव रैली है, करो। आपको तो पता होगा। हमें नहीं पता। नहीं 5 राज्यों में चुनाव है, रैलियां ताबड़तोड़ वहीं चल रही हैं। अभी कल भी एक रैली। अच्छा, जब यहाँ चुनाव होगा तब आओगे आप लोग? ओके। अरे भाई तैयारी चल रही है अभी तो। किसान सब आज बागपत अच्छा, में एक काम किसान करो, सम्मेलन कम से कम राजकुमार भाटी को यह आश्वासन तो दे दो कि कांग्रेस भी इस रैली में उनकी मदद करेगी। ये तक तो कह सकती हो। अरे भाई मदद मांगेंगे तो बिल्कुल मदद मिलेगी। नहीं मांग रहे, नहीं चाहिए आपकी। अरे जब देखिए, आप अपने ढंग से मत देखिए, पर उत्तर प्रदेश के जो हालात है उनको देखिए। किस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनता है और 2 दिन के अंदर उसमें गड्ढा हो जाता है। उस ग्रीन कॉरिडोर में किसका पैसा जो है आप लोगों ने खाया, कितना पैसा खाया और कितना बनाया? आप तो गोलपोस्ट इसका जवाब कौन देगा? सवाल ईरान पे, जवाब इराक पे दे रही है। अरे भाई ईरान की हालत देख लीजिए। अभी तक कहते रहे प्रधानमंत्री जी कोई कमी नहीं गैस सिलेंडर की, और अब आके कह रहे हैं कि नहीं 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 बहुत कठिन समय आने वाला है, तैयार रहिए। ये कौन सी बात होती है? अभी तक आपने लोगों को भ्रम में रखा। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। ब्रजेश जी स्वागत आपका। तो ये पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड नोएडा क्यों चुना गया ब्रजेश जी? ब्रजेश जी, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रहा है, और उसका एक कारण है। कारण क्या है कि आप देखिएगा कि चुनाव जो है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, अब तक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा था, काफ़ी सफलता मिलती रही है। तो और समाजवादी पार्टी जो पिछले चुनाव में लड़ी थी, यहाँ पर वो लड़ी थी राष्ट्रीय लोकदल की मदद से। इस बार राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है, लेकिन केवल यही 2 पार्टियां नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर 2 और ताकतें मैदान में हैं और जिसकी तैयारियां चल रही हैं। एक बहुजन समाज पार्टी जो है, इस बार क्या हो रहा है कि उनकी जो DS4 वाली जो बैठकें थी, आप याद करिए जब हम लोग पत्रकारिता करते थे शुरुआत के दिनों में, वो बैठकें गांव-गांव हो रही हैं, उनके समाज के बीच हो रही हैं। मायावती उस दलित वोट को छीनना चाहती हैं और उसके बल पर वो मुस्लिम वोट पर भी निगाह लगाए हुए हैं। मुस्लिम वोट जो है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वो फैक्टर है। चाहे आप नोएडा क्षेत्र ले लीजिए, चाहे मेरठ ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए, मुरादाबाद ले लीजिए, बरेली ले लीजिए, संभल ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए। तो वो ये चाहती हैं कि वो एक मजबूत वोट बैंक सामने लाएं, तो एक तरफ तो वो सब अपने विरोधियों को पछाड़ें और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों को ये कह सकते हैं कि बीजेपी को हम ही हरा सकते हैं। और एक निगाह उनकी है जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनके लिए भी उनसे भी वो वोट बैंक छीन लेना चाहती हैं, डिस्कस करना चाहता हूं। पिछले लोकसभा ये समाजवादी पार्टी ने 29 मार्च की डेट पहले से अनाउंस की थी। अब एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 को है। ये 28 और 29 मार्च की डेट ये जानबूझकर इन लोगों ने आपस में तय की है या फिर ये एक इत्तेफाक है? देखिए, ये तो वो बता सकते हैं,
लेकिन ये जो चाहे इत्तेफाक से हुआ हो चाहे योजना बना के हुआ हो, लेकिन सारी निगाहें, देश की निगाहें आप नोएडा में लगी होंगी कि सबसे बड़ा कौन पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नोएडा ही क्यों? मुझे इस नोएडा बात की का थोड़ा रैलियां सा जो है ये जवाब दो। तय करेंगी। वाई नोएडा? नोएडा इसलिए क्योंकि नोएडा पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो प्रवेश द्वार है। नोएडा, आप दिल्ली से जब घुसते हैं नोएडा में, उसके बाद वो जिले आते हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े चुनौतीपूर्ण हैं सबके लिए। जो यहाँ जीतेगा फिर उसकी लड़ाई आगे भी बढ़ेगी, वरना यदि यहाँ हारे तो फिर आगे वो नहीं होगा। इसीलिए नोएडा को चुना गया है। और नोएडा ही नहीं, ये लड़ाई मेरठ भी पहुँचेगी, मुरादाबाद भी पहुँचेगी, संभल भी पहुँचेगी, सब जगह पहुँचेगी। लेकिन फिलहाल नोएडा जो है वो नोएडा जो उसको अपशकुनी कहा जाता था, जिसको ये माना जाता था कि जो मुख्यमंत्री वहाँ चला गया वो कभी जीत नहीं सकता, फिर हार जाता है, पद छोड़ना पड़ता है, वो नोएडा जो है अब उस चक्रव्यूह का साक्षी बना है, जिसमें सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और बीजेपी। सर, मेरे जैसे पत्रकारों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है ये देखने के लिए कि ये दोनों संदेश क्या देते हैं और दोनों कौन किस पर भारी पड़ता है। हम तो ये देखेंगे 28-29 को, हमारे लिए तो दोनों दिन ठीक है, 28 वाला भी 29 वाला। ये हम आप तो बैठ के उसका एनालिसिस करेंगे। नहीं ब्रजेश जी, इसमें क्या है, इसमें प्रधानमंत्री जो खुद देखिए वो मेरठ गए, उसका उद्घाटन किया ट्रेन में जो शुरू हुई थी, अब यहाँ नोएडा आ रहे हैं। थैंक यू ब्रजेश जी। वो ये प्रधानमंत्री सीधे संदेश दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी कि वो जो है विकास के प्रतीक हैं। बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि नोएडा क्या तैयार है 28 और 29 मार्च के लिए? देखिए, नोएडा तो आधुनिक शहर है, उत्तर प्रदेश का एनसीआर है, और हर अफसर ये चाहता है और नेता कि हमें नोएडा में एक कोठी मिल जाए और बड़ा फ्लैट ले लिया जाए। ये बड़ी मुश्किल है। तो जो चमक धमक और धन दौलत वाले लोग हैं उनके लिए नोएडा हमेशा बड़ा फलित हुआ है। और नोएडा राजनीतिक रूप से शहरी इलाका है, तो सारी सीटें बीजेपी के खाते में हैं, चाहे लोकसभा की हो और चाहे विधानसभा की। तो समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसका नाम दिया गया है पीडीए भागीदारी रैली, जिसके संयोजक राजकुमार भाटी जी यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे हालात को जानकर कि जहां हम चुनाव नहीं जीत सकते, जहां पर हमारा वोट नहीं है, विधानसभा में समाजवादी पार्टी को अधिकतम एक सीट पर 80,000 वोट मिला है, 50 से 80,000 के बीच मिलता है, और बीजेपी 2.5 लाख 3 लाख वोट पाती है। उसके बावजूद उन्होंने इस जगह को चुना। तो अखिलेश यादव की पार्टी और राजकुमार भाटी दोनों लोगों ने काफ़ी हिम्मत दिखाई है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए है, और जेवर एयरपोर्ट जो हिंदुस्तान का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की जिसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी बताते हैं, ये बीजेपी के पिछले कई सालों की मेहनत का एक परिणाम सामने आने वाला है। तो ब्रजेश जी, बीजेपी उत्तर प्रदेश में तैयारी चाहे जब करे, लेकिन वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, और हर तिकड़म से, हर कोशिश से वो सत्ता लेगी। अखिलेश यादव की पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, वो 100 से ज़्यादा सीटों पर, लगभग 108 सीटों पर, जहां पर वो पिछड़े थे वहां पर नोएडा से वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज पीडीए का एक नारा जब लोकसभा में आया था तो वहां पर बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उनका जीता। उस नारे के भरोसे विधानसभा चुनाव में भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका परिणाम कैसा होगा ये तो क्या ये मैं मानूं कि ये चुनाव की शुरुआत है
28 और 29 तारीख का ये जो कार्यक्रम है दोनों के, क्या ये चुनाव की शुरुआत है? स्वाभाविक है, रैलियों का दौर शुरू हो गया। अगले साल जनवरी में चुनाव न घोषित हो जाएंगे। तो अब तो अगर आप देखिए तो 9 महीना बचा है चुनाव का उत्तर प्रदेश में। और इस चुनाव में बीजेपी तो शहरी क्षेत्र में बहुत मजबूत है और अखिलेश यादव की पार्टी जहां से तैयारी कर रही वो बेहद कमज़ोर है। वो किस आधार पर वहां गए हैं ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने 2 चीज़ें की हैं। एक ये कहा कि महिलाओं को हम 40,000 रुपया सालाना देंगे, यानी कि साल में 40,000 रुपया महिलाओं के लिए एक चुनावी ऐलान ही है ये। और अब मान लीजिए कि बीजेपी कह दे कि ये तो देंगे ना, हम अभी 30,000 20,000 अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो तो बिहार में उन्होंने करके दिखाया और वहां 10 दिया ना। मैं कहता हूं यहाँ 30,000 रुपए भी दे देगी सरकार। अब ये तो जनता के ऊपर है कि वो किसे वोट देगी, वो किसे कितना पसंद करती है जी। हिंदुत्व का एजेंडा, राष्ट्रवाद का एजेंडा, सबका साथ सबका विकास की बात। देखिए लड़ाई सीधी है और इस लड़ाई में एक चीज तो जान लीजिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव सपा और भाजपा सीधे लड़ रही हैं। अच्छा, क्या बाकी लोग कंधे पे बैठे हैं? देखिए नोएडा में ज़्यादा किसी का कुछ है नहीं। और आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने जब ये ऐलान किया था कि वो 40,000 देंगे और बिहार में भी इस तरह का ऐलान हुआ तो ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं आई जी। लेकिन अब उन्होंने एक बात ये कही है कि असली सरकार और असली विकास 2027 में आएगा। हर दल को अधिकार है कि वो ग्राउंड पे अपनी तैयारी करे। अगर अखिलेश यादव या राजकुमार भाटी ये तैयारी कर रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। योगी सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पर जाएगी चुनाव में। लेकिन नोएडा को लेकर जो एक मिथक है कि नोएडा का जो अभिशाप है वो अभिशाप भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। वो बार बार नोएडा गए और बार बार उस मिथक को तोड़ा कि जो लोग नोएडा जाते हैं वो सीएम नहीं बन पाते। 1988 में वीर बहादुर सिंह जब पहली बार गए थे और उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी और जी वीरेन जी, उसके बाद मायावती की कुर्सी नोएडा जाने की वजह से गई, लोग ऐसा कहते हैं। और इसी अभिशाप के डर से मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते कभी नोएडा। मुझे ध्यान है राजनाथ सिंह ने तो डीएनडी का उद्घाटन इधर से किया था, दिल्ली साइड से, याद तो है? ये सब चीजें हैं। लेकिन आज सवाल ब्रजेश जी तैयारियों के साथ एक और बड़ा है। एक सवाल मैं उछालता हूं कि इस देश में, इस प्रदेश में छात्र संघ खत्म कर दिया गया, जो नेताओं की नर्सरी हुआ करती थी। आने वाले वक्त में जब छात्र संघ से नेता निकलना बंद हो जाएंगे तो क्या खाली पूंजीपति, माफिया और गुंडा ही चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि आने वाला वक्त बहुत पैसे, चुनाव में बड़ा पैसा खर्चा होगा। नेता नर्सरी बंद हो चुकी है तो कौन लोग सफल होंगे? जिनके पास पैसा होगा वो लोग राजनीति में सफल होंगे। इस बात को लोगों को जानना चाहिए कि ये बात सच है कि गलत है। वैसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि 2027 का जो चुनाव है राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट के साथ साथ गैस की भी एक चुनौती वाला चुनाव है प्रत्याशियों के लिए। अब विधायक अगर वोट मांगे जाए महीने से तो जनता कहे पहले गैस दिलाओ, और गैस अभी तो रिस्क है घर में नहीं दिला पा रहा है तो जनता गैस कहाँ से दिलाएगा? वो वादा तो देखिए, चुनाव में दारू, मुर्गा, शराब तो सब बांटे थे, लेकिन जब मुर्गवा गैसिया रहे तब तो बने। जनता कह रही है कि पहले गैस। ये तो आपने बड़ी चुनौतीपूर्ण बात कह दी। अरे सर नाले की गैस है ना, ये बड़ी मुश्किल काम है। मुर्गा पकेगा कैसे जी? ये कंप्लीट करें बीरेन जी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अभी एक भी नेता ऐसा कोई सामने नहीं आया है जो ये ऐलान करे कि हम गरीबों को गैस दिला देंगे। तो ये चुनाव, ये रैलियां
देखिए, आप पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा तैयारी शुरू हो गई, रोजा इफ्तार भी खाया लोगों ने, लेकिन कोई नेता गैस के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अब बस करो साहब, तो सुनिएगा कि बस करो, अब बस भी करो नेताजी, फूल सा ये मुल्क अब मुरझा रहा है, और सियासत और इंसानियत का फर्क अब बच्चे बच्चे को समझ में आ रहा है। और बहुत भरोसा था, बड़ी उम्मीद लगाई थी, उम्मीदें बिखरी पड़ी हैं, भरोसा करा रहा है। यूं तो बात हाथ से निकल ही गई है, अब सुन सको तो सुनो, देश पुकार रहा है, हो सके तो खत्म करो अंधेरी रात को, एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। इसमें दिए गए सीमित अवधि पर सबको अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं संजय चौधरी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, ये जो चुनौती समाजवादी पार्टी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है कि तमाम सरकारी प्रयासों और संसाधनों के बावजूद आपसे बड़ी रैली करके दिखाएंगे, आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। और जो हमारे पास सूचना आ रही है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार 6 महीने से एक रैली करने में अपनी कोशिश इंडिविजुअली लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता उसको असफल करने के भी प्रयास बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। और मतलब संपर्क में रहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक बात है, आप देखेंगे और आपको उस दिन दिखाई भी देगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, दरअसल वेस्टर्न यूपी का कलेवर बदला है। आप देखिए कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक 14 लेन का जो एक्सप्रेस हाईवे बना, मतलब रोड से जो कनेक्टिविटी बढ़ी, ट्रेन से बढ़ी और अब एयर से बढ़ रही है, तो लगातार वेस्टर्न यूपी का पूरा कल्चर बदल रहा है। ये बदलाव की कहानी भारतीय जनता पार्टी विकास के माध्यम से लगातार लिख रही है। वेस्टर्न यूपी क्राइम का कैपिटल कहा जाता था, आज विकास का कैपिटल बन रहा है, आज इन्वेस्टमेंट का कैपिटल बन रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो सपने देखे गए थे, उन सपनों को साकार करने वाला राजनीतिक दल है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक पावर प्रोजेक्ट लगाने का प्रयास देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने किया था, लेकिन वो क्या हुआ? वो सपना साकार हो पाया क्या? नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करके दिखा दिया है। पॉलिटिकल सवाल है और बदलाव होता हुआ। एक सवाल ले लीजिए, भाटी जी की चुनौती आपको स्वीकार है? निश्चित रूप से स्वीकार है। ऐसी चुनौतियों को तो हम हमेशा स्वीकार करते रहते हैं और उसका परिणाम दिखाते रहते हैं। ओके, राजकुमार भाटी जी, करारा जवाब मिलेगा आपको 28 तारीख को, मुकाबला करके दिखाइए। नहीं, वो तो मैंने कह दिया कि इनकी रैली राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित रैली तो होती नहीं है, तो प्रशासन और सरकारी संसाधनों तक की हुई रैली होती है। लेकिन वीरेंद्र जी ने एक बात कही थी कि ये शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। हम स्वीकार करते हैं कि पिछले चुनाव में हमने ये तीनों सीटें हारी थी जिला गौतम बुद्ध नगर की, लोकसभा, लेकिन जो सीटें हमने हारी थी उनमें से अगर सीटें हम नहीं जीतेंगे तो हमारी सरकार कैसे बनेगी? फिर तो हम उतने पे रुक जाएंगे जितने पे पिछली बार थे। इस बार परिवर्तन की लहर है, लोग आज ही जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से, इनके फर्जी मुद्दों से। इस बार लोगों का मन बदलाव का है। इस बार एक बहुत ढेर सारी सीटें बीजेपी को हारने जा रही है जो 22 में जीते थे, और हम इसी जन जागरण को कर रहे हैं। जो साथी कह रहे थे, संजय जी कह रहे थे कि दूसरे लोग विरोध करने में हाँ, आपके यहाँ गुटबाजी है और इनको कहते हैं इनके संपर्क में है जो आपके विरोधी हैं। मैंने ब्रजेश जी पिछले 6 महीने में 32 जिलों की 100 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा किया है। मैंने बताया आपको, मैं आज भी अमरोहा जिले में हूँ, 6 जगह मीटिंग करके आया हूँ। इतना प्यार, इतना सहयोग समाज के हर वर्ग का मिल रहा है। सारे नेता एक साथ खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं, और ये रैली बहुत शानदार रैली होगी। 29 मार्च की दादरी की रैली समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक रैली होगी। किसी पार्टी की इतनी बड़ी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी हुई नहीं है आज तक। इसमें बहुत लोगों को प्यार और सहयोग मिल रहा है, और आप उस दिन ही अच्छा, ये आरएलडी वाले क्यों खामोश बैठे हैं, बीजेपी के पीछे पीछे चल रहे हैं? आप तो काफी उस क्षेत्र में घूमे हैं, हमारे अनिल दुबे की क्या मजबूरी है? नहीं, देखिए, अब आरएलडी के साथ हमारे थोड़ा भावनात्मक लगाव इसलिए रहता है कि इससे चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत जुड़ी हुई है, और चौधरी चरण सिंह जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। हमारे नेता उन्हीं के शिष्य थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी।
लेकिन सच्चाई ये है कि जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह की विरासत को डुबो दिया है। जयंत चौधरी गलत ट्रैक पर चले गए हैं। जयंत चौधरी अभी पूरे देश ने देखा कि अभी संजय निषाद नहीं, ये बहुत आपत्तिजनक आपने बात की। कैसे डुबो दिया? लखनऊ में ये सत्ता में, दिल्ली में ये सत्ता में, मंत्री इनके पास, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा इनके पास। आप कह रहे हो डुबो दिया है। मैं तो कहता हूं आरएलडी अपने जन्म काल से परम वैभव की तरफ बढ़ रही है। आपको नहीं दिख रहा? आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि सत्ता से विरासत नहीं चला करती। चौधरी चरण सिंह की विरासत संघर्ष की विरासत थी, लड़ाई की विरासत भाई, थी, दो विपक्ष की सीट लड़े, विरासत दोनों थी, जीत के आए, समाजवाद की विरासत थी, 2 लोकसभा लड़ी, इन्होंने दोनों जीत के आए। उस विरासत को गिरवी रख दिया। ये राज्यसभा में तो हमारे वोटों से पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों की वोट से राज्यसभा में है जयंत चौधरी। ये बात वो भी तो पलट के कह सकते हैं कि उनके दम पर आप अगर जीते इनके थे। अंदर नैतिकता होती, चौधरी साहब की विरासत का थोड़ा भी सम्मान होता, तो पहले ये इस्तीफा देते राज्यसभा से, तब बीजेपी के साथ जाते। थैंक यू भाटी जी, ये बहुत हमारी शुक्रिया। वोट से आज आपने अनिल बीजेपी दुबे के साथ झंडा मोर्चा उठाए खोल ही दिया। तो दुबे जी ये तो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी पार्टी को डुबोए दे रहे हैं। मेरे किसी तर्क को भाटी जी स्वीकारने को तैयार नहीं। मैंने तर्क दिया कि आप ताकत में हो। नहीं, उनको हमारी चिंता मत करें। हमारी पार्टी को मैं आपको शुरू करता हूं कि अभी ये रैली कर रहे हैं, क्या सभा करेंगे, ऐसी रैलियां पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक रैली कर रहे हैं। हम इनकी रैली से हर जिले में बड़ी रैली कर देंगे। और दूसरी चीज जो कह रहे हैं अपने कमेंट किया इन्होंने, और दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि उनके वोट से माननीय जैन जी गए हैं। हमारे वोट से 108 या 110 विधानसभा सीटें उस समय हम इनके साथ थे, ये जीते थे। और अगर मैं इतिहास में जाऊं तो जहां से ये शुरू हुए होंगे वहीं से शुरू हो जाएगा। तो उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल में अगला आदमी आपकी साथ आपकी बेइज्जती कर रहा है, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा आपके अध्यक्ष ने पार्टी डुबो दी। नहीं, हमारी पार्टी तो दिखाई पड़ रही है कि केसी त्यागी जैसे कद्दावर नेता, हजारों लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हमारी पार्टी ज्वाइन किए। अच्छा, अशोक यादव जैसे पूर्व मंत्री हमारी पार्टी अभी उन्होंने परसों ज्वाइन की है। तो हमारे यहाँ तो हजारों त्यागी लोग का कौन सा जनाधार है हमारी पार्टी की? आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी उभरती हुई नहीं दिख रही है आपको? केसी त्यागी का जनाधार? अब उनके कहने से केसी त्यागी का जी का क्या नहीं जनाधार है? हजारों लोग ज्वाइन कर रहे थे उनके नेतृत्व में। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्साह की लहर है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो। हाँ कि भाई राष्ट्रीय लोकदल का कारवां चल रहा है, सारे लोग राष्ट्रीय लोकदल में पश्चिमी हम ही लोग की समझदारी, हमको लगता है हम ही लोग की समझदारी कुछ कम हो गई है। आप अपनी समझदारी पक्का कम हो गई है। समझदारी बहुत, अगर केसी त्यागी जी बहुत जनाधार वाले हैं तो मेरी समझदारी कुछ कम हो गई है। नहीं, केसी त्यागी जी आए, हजारों लोग उनके साथ आए। अशोक यादव आए, उनके साथ हजारों लोग आए। और क्या ये लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? और रही संघर्ष की बात, जब किसानों पर संघर्ष की बात आई तो हमारे चौधरी अजीत सिंह जी ने, नहीं, उत्तेजित होने वाली बात ही आप कर रहे हो। उत्तेजित होने वाली बात ही है कि आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जब किसानों पर संघर्ष की बात आती है तो राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने संघर्ष किया। ये बात भाटी जी को बताओ ना, मुझे क्यों बता भाटी रहे जी हो? को तो सब पता है। भाटी जी ठीक है, भाटी जी की अपनी मजबूरियां हैं। इतना क्यों डर रहे हो उनसे? जवाब दो उनको आप। नहीं, वो उनका अपनी मजबूरी में बेचारे लगे। जब 6 महीने से लगे हैं, रैली नहीं करा पा रहे, उनके बारे में हम क्या बात करें? 6 महीना लग गया, यहाँ 6 दिन में रैली हो जाएगी। पर फिर भी नहीं कर रहे जितनी हो। बड़ी वो रैली करेगा और 6 दिन में हमारे लोग करके दिखा कब करोगे? डेट बताओ। नहीं, हमारी तो हो ही रही है, खूब होगी, हर जगह होगी, हर जिले में होगी। जब होंगी तब होंगी ना? नहीं, जब नहीं होंगी, हो रही हैं। उनको सब पता है, सभी को पता है, आपको भी पता है। हमें तो नहीं पता। अब आप जबरदस्ती उसमें वो कर रहे हो राजनीति। अच्छा, दुबे जी को ये लगता है कि मैं इनको फंसा रहा हूँ? मैं क्यों फंसाऊंगा? आप मुझे फंसाने की, आप दोस्त हैं मेरे? नहीं, आप मेरे दोस्त हैं या बहुत शुक्रिया। नहीं है, लेकिन आप मतलब ये भी डाउट है आपको? आपको ना, ये बहुत मैं आपका दोस्त हूँ, आपको इस पे भी डाउट है? आप गजब कर दिया। आपका जो सवाल है, ऐसी दुश्मनी डिबेट में नहीं रखनी चाहिए। आपको हम लोगों का वही नहीं दिखता। सबसे ज्यादा इस डिबेट में कौन बोल रहा है? आप। और फिर भी आप कह रहे हो हम आपके दोस्त नहीं हैं। आपका जो सवाल है, आपको देखते हैं आपके राष्ट्रीय लोग, बहुत शुक्रिया। लोग ज्वाइन किए, उसको आपने नहीं अप्रिशिएट कर रहे हो। भैया मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग राष्ट्रीय लोकदल में ही क्यों आ रहे हैं? भैया अगर केसी त्यागी आपके सुपर हीरो हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको माल्यार्पण करता हूं। नहीं, उनके नेतृत्व में हजारों लोगों ने हमारी पार्टी ज्वाइन की। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, आप मुझे बताइए कि अब जब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है? अभी तक आपको पता है?
अध्यक्ष छोड़ पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस का संगठन भंग पड़ा है। जो पार्टी अपना संगठन नहीं तैयार कर पा रही है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या लड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि 30 से ज़्यादा रैलियां जो हमने प्लान की थी उसमें से आधे से ज़्यादा तो हो चुकी हैं। आज मैंने कहा कि आज भी यूपी में? बागपत में थी। हाँ, लगातार रैलियां चल रही यूपी में हैं। रैली कर रहे हैं आप लोग? किसान स्वाभिमान जो सम्मान रैली है वो चल रही है, और वो मनरेगा जो इन्होंने बंद कर दी उसके खिलाफ चल रही है। जो ट्रेड टैक्स अमेरिका ने इनके ऊपर थोपा है उसके खिलाफ चल रही है, और किसानों के अंदर गुस्सा है। आप संगठन क्यों नहीं बना पा रही हैं? किसानों के लिए कोई बोलने ही वाला नहीं। संगठन क्यों नहीं बना पा रही? अरे संगठन बिना संगठन के ही जो चल रहा है। आप समस्या ये है कि इनसे पूछिए कि विकास के नाम पर जो युवराज था वो जो नोएडा में वो गिर के मर गया आपके विकास में, लगातार वो 2 से 3 घंटे जद्दोजहद करता रहा, बचा नहीं पाए। कौन सा विकास की आप बात करते हैं? किस विकास की बात आप कर रहे हैं? एआई का जो इन्वेस्टमेंट आता है जिस कंपनी के थ्रू, उस कंपनी की जो वैल्यू है वो 50 लाख है, पर उसने एमओयू साइन किया है 25,000 करोड़ का। पर कांग्रेस संगठन कब बनाएगी? आपको कोई अपनी भी चिंता है या सारी चिंता आपको संजय चौधरी की है? अरे भाई देखिए, एक चीज बताइए, मत करो इनकी चिंता, अपनी कर लो जरा। नहीं, इनकी चिंता नहीं, हमें जनता की चिंता है। हम जनता की बात करते हैं और जनता इस समय समस्या में है। जनता जिस तरीके से चाहे सिलेंडर तो मतलब आप कांग्रेस संगठन नहीं बनाएंगी? अरे भाई संगठन बना हुआ है, संगठन पे काम हो रहा है। चलो उपाध्यक्ष महामंत्रियों के नाम बताओ। महामंत्रियों के नाम आप पूछेंगे, पूरी लिस्ट आपको पकड़ा नहीं, देंगे। कोई अगर संगठन में हो बताओ। अजय राय छोड़ सब भंग है। वो भी हमारे रहे हैं। वो भी हमारे रहे हैं। अच्छा, आप ही के रहे हैं? अच्छा, क्या डेपुटेशन पे भेजे हो? थोड़े दिनों के लिए। जैसे आरएसएस से आप देख रहे हो, आपके अध्यक्ष पर ये इनको सवाल है, कह रहे हमारे यहाँ से गए हैं। अरे भाई, हमारे कितने नेता आपके वहाँ गए वो पता है? आप लोग तो दरी बिछा रहे हैं, आप लोग की नौबत कहाँ आ रही है? ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, तो आने वाले दिनों की तस्वीर बताइए, राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? देखिए, ये लड़ाई बढ़ेगी। अब राजनीतिक लड़ाई की बात मैं कर रहा हूँ, और अब जो है ये शुभारंभ जो होने जा रहा है 28-29 की बात जो कर रहे हैं, ये आज की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी और भी ज़्यादा तीखी हो गई है। वो जयद्रथ में एक मैथिली शरण गुप्ता ने लिखा है कि ये खेल पासों का नहीं है, प्राण का प्रणाज है, जो आज जीतेगा उसी का जीतना कुरुराज है। तो अब जो 28 और 29 का जो है ये बड़ी तीखी लड़ाई होने जा रही है, और इसके आगे रैलियां बढ़ेंगी। अब ये रैलियों का दौर शुरू होने वाला है, और आने वाले अप्रैल और मई में कुछ योजनाओं की भी भरमार होगी सरकार की तरफ से, और इसके संकेत अब मिलने लगे हैं। ये संदेश क्या जाएगा नोएडा से जो निकलेगा इन दोनों की तरफ से? ये बीजेपी की जो वो मतलब सरकार का जो प्रोग्राम है वो जो बीजेपी करवाएगी उसको हम मानेंगे, जो पीएम मोदी और सीएम योगी की मौजूदगी में होगा, और दूसरा प्रोग्राम जो अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का। संदेश यूपी में क्या जाएगा? यही संदेश जाएगा। दोनों के अपने अपने संदेश हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं कि 2027 की लड़ाई है वो मैं जीतने जा रहा हूं, और यही मोदी देना चाहते हैं और योगी देना चाहते हैं कि 2024 में हुआ वो नहीं। अब जो है स्थितियां बदल चुकी हैं, अब लड़ाई क्या मैं इसको दोनों का शक्ति प्रदर्शन कह सकता हूं? ये सारा ये है, हाँ, ये शक्ति प्रदर्शन है, और ऐसा शक्ति प्रदर्शन है जो ये साबित करेगा कि कौन कितने पानी में है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोगों ने डिबेट संचालित करने दी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से वेस्ट एशिया के इस युद्ध की क्राइसिस के बारे में जनता के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत की है, उसके मायने क्या हैं और उसका दुष्परिणाम क्या प्रधानमंत्री ने बताया, इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करें।